तो जरा समझने का प्रयास करना कि ये भारत की जो जमीन है वो किस किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। जब भारत की जमीन को आप देखने के लिए आओगे तो एक कहां पर मिलेगा हमको, यहाँ बुंदेलखंड के पास, एक हमको यहाँ पश्चिम बंगाल के पास, और एक हमको यहाँ नीलगिरी के पास। ये तीन जो क्षेत्र हैं नीले रंग से बनाए हुए हैं, इन क्षेत्रों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। आर्कियन कहने का क्या मतलब है, जो आर्कियोजोइक समय काल में बनी है। जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इनकी पहली विशेषता ये है कि यह सबसे प्राचीन चट्टान है और इन्हीं चट्टानों से बाकी सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको पैतृक या पेरेंटियल रॉक्स भी कहा जाता है। तो ये पैतृक चट्टानें भी हैं, बाकी सभी चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होगा। अगर कोई पूछे कि इनकी प्रकृति बताओ कैसी है, तो ये सामान्यतः आग्नेय क्रम की चट्टानें हैं, लेकिन अब इन्होंने अपना रूप बदल लिया है, तो यह रूपांतरित चट्टानों के रूप में भी प्राप्त होती हैं। अगर इनकी प्राप्ति पूछी जाए कि भारत में इनकी प्राप्ति कहाँ हो रही है, तो भारत में इनकी जो वर्तमान में प्राप्ति है, एक तो बुंदेलखंड नीस के रूप में होती है। तो बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर इसकी प्राप्ति होती है। बंगाल नीस के रूप में इसकी प्राप्ति हो रही है वर्तमान में, हालांकि यह रूपांतरित रूप है, ध्यान रखना है। और नीलगिरी नीस के रूप में इसकी प्राप्ति हो रही है। तो नीलगिरी के आसपास भी इसकी प्राप्ति देखने को मिलती है। इसकी सबसे जो खास बात है वो ध्यान रखना है कि इसमें जीवाश्म नहीं है। अब जीवाश्म नहीं है तो स्वाभाविक है कि ना तो इसमें कोयला प्राप्त होगा इस चट्टान में, और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का तेल प्राप्त होने वाला है। तो जीवाश्म का अभाव है। तो जहां जहां ये चट्टानें प्राप्त होंगी उन क्षेत्रों में ये विशेषताएं हमको देखने को मिलेंगी। अब इन्हीं चट्टानों के आसपास इन्हीं के अपर्दन से एक नई चट्टानों का भी निर्माण होगा। अब आर्कियन चट्टान को जब हम पर्वतों की दृष्टि से पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना कि जो हिमालय की जड़ है वह इस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। आरावली का जो तल है वो इस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। बाकी बुंदेलखंड, बंगाल और नीलगिरी के एरिया में यह चट्टान तो प्राप्त होती है, सबसे प्राचीन क्रम की चट्टान है। अब इस चट्टान का होगा अपर्दन। जैसे इसका अपर्दन होगा तो इस अपर्दन से एक नई चट्टान का निर्माण होगा और उस चट्टान को कहेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो धारवाड़ जो चट्टान है वो एक्चुअली किसका बच्चा है, आर्कियन का ही बच्चा है। तो आर्कियन के बाद किस चट्टान का निर्माण हुआ, धारवाड़ का। ये जो धारवाड़ है यह कर्नाटक के धारवाड़ जिले में प्राप्त हुई है, इसीलिए इसका नाम पड़ा। तो कर्नाटक में प्राप्त होने के कारण इसका नाम धारवाड़ पड़ा। खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जितने भी धात्विक खनिज हैं वो प्राप्त होते हैं। तो भारत में तुमको जहां भी लोहा प्राप्त हो समझ जाना धारवाड़ है, अच्छी क्वालिटी का लोहा। तांबा प्राप्त हो समझ जाना धारवाड़ है। मैग्नीज प्राप्त हो समझ जाना धारवाड़ है। मैं इसका एक अच्छा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे तांबे के लिए आपने एक नाम सुना होगा, मलाजखंड। ये जो मलाजखंड है यह एमपी में प्राप्त आता है और इसमें जो चट्टान है वो इसी प्रकार की धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ऐसे ही आपने मैग्नीज का देखेंगे तो वह भी मलाजखंड के पास ही मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र में मैग्नीज की भी खदानें प्राप्त होती हैं, वह भी बालाघाट से ही संबंधित है। पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसमें भी जीवाश्म नहीं होता है, यह भी जीवाश्म रहित चट्टान है, इसकी वजह से इसमें भी कोयला और पेट्रोल प्राप्त नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि जहां जहां ये आर्कियन क्रम की चट्टान है उसी के आसपास क्षेत्र में जो इनका अपर्दन होगा वहां इनकी प्राप्ति हो रही होती है, लेकिन प्रमुख रूप से इसकी जो प्राप्ति है वह किस क्षेत्र में होती है, वो होती है कर्नाटक के क्षेत्र में। तो कर्नाटक के क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये पाई जाती है जिसको हम कह रहे हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान है।